इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है 11वीं क्लास का जर्नल एंट्री में। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आपके टीएस अग्रवाल का, जो आपके सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करते कैसे। बस आपको इस वीडियो को ढंग से एंड देखना है, बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करनी कैसे होती है। देखिए, ये एडजस्टमेंट जो भी होता है ये साल की एंड में होता है। साल की एंड में कुछ चीज़ें होती है कई बार जो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, या फिर कुछ गलतियाँ हो जाती है जो हमें साल के एंड में ठीक करना होता है। वो एडजस्टमेंट कहते हैं उसे, कि जब कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई उसे रिकॉर्ड करना, या जो जो चीज़ हमें गलतियाँ हो गई थी उसे ठीक करना। ठीक है, ये ज़्यादातर साल की, क्योंकि साल के एंड में होता है तो मार्च 31 दे रखा है आपके सामने, तो मार्च 31 2024 को सारी एंट्रीज उसी डेट को होगी। सबसे पहला पढ़ते हैं आपके सामने, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट मिलने वाला है लेकिन मिला नहीं अभी तक, यानी कि इंटरेस्ट अभी इंटरेस्ट की ड्यू हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, यानी कि रिसीव की डेट अभी बाकी है। देखिए, जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, अभी रिसीव नहीं हुआ ना, यानी कि मिलने वाला है, उसको बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। ये आपका एसेट होता है। जो भी पैसा आपको मिलने वाला है वो आपका एसेट होता है। तो एसेट क्या होगा? डेबिट। तो इसलिए इसको बोला जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। ये आपको साल के एंड में समझ में आया कि कोई इंटरेस्ट था जो कि ड्यू तो हो गया था बट अभी रिसीव नहीं हुआ, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जो चीज़ रिसीव नहीं भी होए उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो ड्यू तो हो चुका है ना। कमा तो लिया है आपने इंटरेस्ट बट मिला नहीं है अभी तक, तो वो आपका एसेट है। तो एक्रूड इंटरेस्ट 10,000 रुपये का डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट डेबिट होता है जब भी कोई नया एसेट आता है। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा आपकी ये इनकम है। इंटरेस्ट आपको इनकम है, मिला नहीं है भले वो, बट इनकम तो आपको, जो आप देखिए अकाउंट्स में आप वो भी रिकॉर्ड करते हो जो आपको नहीं भी मिली। इनकम कमा ली, रिकॉर्ड करोगे, चाहे पैसा उसका मिला या नहीं मिला। ये आपकी ऐसी इनकम है जो आपने कमा ली है बट उसका पैसा अभी नहीं मिला। तो इनकम तो हमेशा क्रेडिट होती है ना। तो इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट। तो यहाँ लिखिए टू इंटरेस्ट अकाउंट। समझ आ रही बात? तो इनकम आई क्रेडिट, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। एसेट बन गया, पैसा नहीं मिला उसका लेकिन एसेट बन गया डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सैलरी ड्यू टू स्टाफ 50,000 रुपये। सैलरी कोई थी जो कि ड्यू हो गई। ड्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि सैलरी देनी थी लेकिन नहीं दी है। वहाँ पर ड्यू का मतलब था मिलना था, अभी मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर देने की बात हो रही है। सैलरी देते हैं स्टाफ को, तो सैलरी देनी थी अभी दी नहीं है, तो ये भी रिकॉर्ड करी जाएगी। सैलरी खर्चा होता है, और खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा सवाल एक में कि सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी खर्चा है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 से। अब अगर वो सैलरी आपने पे कर दी होती तो मैं क्या करता? टू कैश अकाउंट, है ना, क्योंकि जब भी सैलरी पे करते हैं तो कैश कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने सैलरी पे नहीं करी, पे करनी थी, तो जो चीज़ आपने पे नहीं करी है तो अब आपके लिए वो लायबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि फ्यूचर में अब आपको उसको पे करना होगा। तो आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा लायबिलिटी का, उसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। जो सैलरी आपको पे करनी है फ्यूचर में उसके लिए अकाउंट खुलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी आती है तो क्रेडिट होता है। ये एसेट था तो इसलिए डेबिट हुआ था, ये लायबिलिटी है तो इसलिए क्रेडिट हुई, क्योंकि अब लायबिलिटी बन के आपको फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी। डोनेशन लिखते हैं इसकी, बीइंग सैलरी ड्यू टू स्टाफ। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? क्लियर? आगे बढ़े।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज़ फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपको साल के एंड में ये समझ में आया कि जितना भी हमने पूरे साल में रेंट पे किया था उसमें से हमने गलती से अगले साल का भी रेंट हमने इस साल ही पे कर दिया। देखिए, अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल होता है, मतलब कि अकाउंट में सिर्फ वही खर्चे रिकॉर्ड होते हैं जो इस साल के होते हैं और अगले साल वाले रिकॉर्ड नहीं होते। तो अगर गलती से आपने अगले साल रिकॉर्ड कर दिया तो उसको हटाना होगा। तो आपने जब रेंट पे किया होगा तो उसकी एंट्री करी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करी होगी एंट्री। रेंट खर्चा था, लेकिन अब उस खर्चे को आपको कम, उसमें खर्चे में 5,000 रुपये का खर्चा ऐसा है जो कि आपको अगले साल का था। मतलब आपने जब एंट्री करी होगी तो ये करी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट इस रेंट अकाउंट डेबिट में 5,000 रुपये का खर्चा ऐसा है जो कि अगले साल का है। तो आपको रेंट अकाउंट को कम करना होगा। आपने डेबिट किया था, जब भी कोई अकाउंट को कम करना है तो उसे उल्टा कर रहा है। डेबिट है तो क्रेडिट और क्रेडिट है तो डेबिट। तो ये डेबिट किया तो अब कम करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। रेंट अकाउंट कम करना है 5,000 से क्योंकि वो अगले साल का पे कर दिया। अब डेबिट क्या करेंगे, देखिए जो चीज़ आपने एडवांस में पे कर दिया है तो वो आपका एसेट बन जाता है, क्योंकि अब आपको अगले साल 5,000 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके लिए वो एसेट बन गया। जो एडवांस पे करते हो वो आपका एसेट होता है, क्योंकि अगले साल के लिए आपको फ़ायदा हो गया। उसके लिए नाम आता है प्रीपेड रेंट अकाउंट। जो चीज़ एडवांस में खर्चा आपने पे कर दिया उसका नाम आता है प्रीपेड एडवांस रेंट अकाउंट। तो ये आपका एसेट है, इसलिए डेबिट हुआ। एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो जो चीज़ आपने एडवांस में पे कर दिया रेंट, अब आपके लिए ऐसा फ़ायदा हो गया, क्योंकि अगले साल आपको रेंट 5,000 रुपये का पे करने की जरूरत नहीं है, वो आपका एसेट बन गया। फ़ायदा एसेट होता है। तो यहाँ आएगा बीइंग रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। जो आपने एडजस्टेड, लास्ट लिखेंगे एडजस्टेड, जो आपने अगले साल का रेंट पे कर दिया था उसको हमने एडजस्ट कर दिया, रेंट अकाउंट को कम कर दिया और प्रीपेड रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट करें हो, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, समझते हुए चलना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है बस आपको सारे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कुछ भी आने वाली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1,00,000 रुपये। डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है आपके लिए जो कि कैश में नहीं होता, बट डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का डाउन होना। जो फिक्स एसेट होते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट, यानी कि जो छू सकते हैं, तो फर्नीचर की वैल्यू डाउन होगी। डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट करो। खर्चा इज ऑलवेज डेबिट। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन किस पे लगा, फर्नीचर पे, डेबिट करो। खर्चा डेबिट होता है, 10% लगेगा। 10% किसका, उसकी कॉस्ट का। 1,00,000 रुपये की कॉस्ट है, उसका 10% 10,000 रुपये होता है। अब क्रेडिट क्या होगा, देखिए फर्नीचर अकाउंट कम हो गया। फर्नीचर एक एसेट है, जैसे ही डेप्रिसिएशन लगता है तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो एसेट की वैल्यू को आपने 10,000 से कम कर दिया, तो जब एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट कम हो गया, फर्नीचर एक एसेट है तो फर्नीचर अकाउंट का हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि जब भी एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर रिकॉर्डेड। ठीक है, समझ आ रही बात? और आगे कह रहा है कि गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, गुड्स इस्तेमाल किए फर्नीचर बनाने में जिसका सेल प्राइस 5,000 रुपये है। ठीक है, गुड्स इस्तेमाल किए फर्नीचर बनाने में जिसका सेल प्राइस 5,000 रुपये है और कॉस्ट 4,000 रुपये है। देखिए, फर्नीचर बनाने के लिए कोई भी सामान इस्तेमाल किया गया वो फर्नीचर अकाउंट में आता है। ठीक है ना, फर्नीचर
को बनाने के लिए जो भी खर्चा किया वो उसको फर्नीचर अकाउंट में डालना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना होता है, एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो जब भी कोई एसेट की वैल्यू में कुछ भी आप डाल रहे हो, फर्नीचर को बनाने में कोई भी खर्चा कर रहे हो, फर्नीचर अकाउंट में डालना है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, ध्यान रखना बात। क्योंकि फर्नीचर को जब आपने सामान को बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए कोई भी खर्चा किया तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। क्योंकि आपने फर्नीचर बनाने के लिए मान लो 1 लाख रुपये खर्चा किया, तो 1 लाख रुपये की फर्नीचर की वैल्यू बढ़ नहीं जाओगे, क्योंकि आप सामान भी अब फर्नीचर का 1 लाख से ज़्यादा बेचोगे, 1 लाख से ज़्यादा का बेचोगे, तो फर्नीचर की कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी। जो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगा, तो डेबिट। अब देखिए, सामान इस्तेमाल किया, गुड्स के लिए जो अकाउंट खुलता है उसके लिए होता है परचेज अकाउंट। जब सामान आपने अपना ही सामान फर्नीचर बनाने में लगा दिया तो फर्नीचर की सामान की वैल्यू कम नहीं होगी, गुड्स कम नहीं होगी बिजनेस में, सामान कम हो गया, सामान के लिए कौन सा अकाउंट खुलता है? परचेज अकाउंट। तो जब परचेज अकाउंट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। गुड्स कम हो गए, गुड्स के लिए जो अकाउंट खुलता है परचेज अकाउंट खुलता है। तो इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सामान जब आता है बिजनेस में तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और जब सामान कम होता है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। और कौन सी वैल्यू लेनी है? कॉस्ट वैल्यू लेनी होती है, ना कि सेल प्राइस। हम अकाउंट में हमेशा कॉस्ट वैल्यू लेते हैं, सेल वैल्यू नहीं लेते। सामान की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कॉस्ट वैल्यू लेते हैं, ध्यान रखना बात। सेल वैल्यू नहीं लेते कभी भी, हम कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा है रसीव्ड कमीशन 20,000 रुपये बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस। कह रहा है कि 20,000 रुपये की कमीशन आपको मिली चेक से, लेकिन पता चला कि उसमें से आधी कमीशन एडवांस में ही मिल गई है। तो कमीशन मिलने के पहले एंट्री क्या होती है? बैंक चेक से मिली है तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा, तो एसेट होता है बैंक, तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। 20,000 से आपको मिली है तो 20,000 से बैंक अकाउंट बढ़ गया। अब कमीशन मिली है तो कमीशन एक इनकम होती है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ लिखेंगे कमीशन रसीव्ड अकाउंट। कमीशन मिली है तो कमीशन रसीव्ड अकाउंट 20,000। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग कमीशन रसीव्ड बाय चेक। अभी वो आधी जो कमीशन एडवांस में मिली है उसकी अलग एंट्री करनी, ध्यान रखना बात। इसकी अलग करनी है और इसकी अलग। जो अब एडवांस में मिल गई है अब हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। मतलब अब वो जो एडवांस में कमीशन मिल गई है उसको थोड़ा ठीक करेंगे। यानी कि 20,000 रुपये में ये जो कमीशन रसीद में हमने 20,000 रुपये डाल दिए गए हैं, बाद में पता चला कि इसमें से आधे पैसे तो एडवांस में मिल गए थे, बट हम तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। मतलब क्या होता है अकाउंट्स में कि इस साल के खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, अगले साल के नहीं। तो अगले साल के खर्चे हटा देंगे, तो अगले साल की जो कमीशन इसमें मिल गई है उसको हटाने हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्रेडिट किया था ना, कर देंगे डेबिट, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस अकाउंट में से आधी कमीशन हटानी है। तो कमीशन रिसीव अकाउंट को कम कैसे करना है? क्रेडिट है तो डेबिट कर देना। आधे से 20,000 का आधा 10,000, आधे से करना है, पूरे से नहीं। और कहाँ डालना है? जो आपको एडवांस में कमीशन मिल गई वो आपके लिए ऊपर एक लायबिलिटी बन चुकी है कि जिसने आपको कमीशन दी तो वो किसी वजह से दी है, आपको कुछ कोई ना कोई काम करना होगा उसके लिए। जो ऐसा आपने एडवांस देते हो वो तो आपका एसेट बन जाता है, जो कि पीछे लिखा था प्रीपेड रेंट अकाउंट। क्योंकि जो आपको एडवांस में पैसा आपने किसी को दिया तो बदले में आपको सर्विस मिलेगी। रेंट आपने किसी को एडवांस में दिया तो बदले में रेंट की सर्विस आपको मिलेगी, घर रहने को मिलेगा, एसेट हो गया इसलिए। लेकिन जो आपने कमीशन किसी से मिली आपको, तो बदले में कोई ना कोई आपको काम करके देना पड़ेगा, जैसे कि सेल करके देनी पड़ेगी उसको अगले साल, तभी आपको कमीशन मिली है ना। तो वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे कमीशन, नाम आएगा उसके लिए, कमीशन रसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। जो एडवांस में कमीशन मिल गई उसके लिए अकाउंट खोल दिया, कमीशन रसीव्ड एडवांस, तो वहाँ डाल देंगे पैसा, ये 10,000 रुपये, ये लायबिलिटी है। तो यहाँ लिखिए बीइंग एडवांस कमीशन
एडजस्टेड, ये हमने एडजस्ट कर दिया, यानी कि कमीशन अकाउंट के साथ इसे एडजस्ट कर दिया। तो ये करना था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट देख सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँ, और आप मुझे बताते रहना कमेंट में कौन सी आप क्वेश्चन की वीडियो चाहते हो। चलिए अब देखते हैं अगला। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 रुपये। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, अब ये देखना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे मिलता है। इंटरेस्ट हम देखिए बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेसमैन को, ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, बिजनेस की। ये बिजनेस है, ये ओनर है। ओनर बिजनेस में कैपिटल डालता है, तो बिजनेसमैन को इसको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। कई बार अगर ओनर कहेगा कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, हम अकाउंटिंग कैसे कर ले, हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए। तो अगर बिजनेस को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है तो वो खर्चा है बिजनेस के लिए, तो खर्चा होता है डेबिट। तो क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई भी बिजनेस कुछ भी देना पड़ रहा है वो खर्चा है। कितना देना पड़ रहा है, 8,000 रुपये। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलता है, कैपिटल पे मिलता है। तो कैपिटल बढ़ जाती है इससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बिजनेसमैन की कैपिटल बढ़ जाती है। कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा। जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके से कई बार बिजनेसमैन ओनर से क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है, लेता है उससे, कि जो उसने बिजनेस से अपना पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब ओनर से लेता है तो कैपिटल कम हो जाती है बिजनेसमैन की, कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो अब कैपिटल बढ़ती है, लेकिन जब उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जा रहा है तो उसकी कैपिटल से लिया जा रहा है। तो कैपिटल कम होगी तो कैपिटल अकाउंट बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, कम होती है तो डेबिट होता है। कैपिटल कम होगी तो लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम तो डेबिट 1500। और ये क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन बिजनेसमैन को, बिजनेस को मिल रहा है तो इनकम है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट। क्योंकि हम सारे अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं, उसके साथ सोचना है आपको। तो यहाँ लिखिए बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेके पार्टनर से, फिर आपको टोटल कर देना है, क्वेश्चन खत्म। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए, फिर चाहते हो आप कौन सी और क्वेश्चन की वीडियो बनाओ मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।